YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद एक्सीडेंट, ट्रक से टकराई बस, 3 यात्रियों की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। नगला खंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 68.300 के पास शुक्रवार रात 2 बजे दिल्ली से 50 सवारियों को लेकर जालौन जा रही डबल डेकर बस के चालक को नींद की झपकी आ गई। बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे पत्थर लोड ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई। अभी एक मृतक की पहचान हुई है। 2 सवारियां घायल हैं। फिरोजाबाद एक्सीडेंट न्यूज़। नगला खंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 68.300 के पास शुक्रवार रात 2 बजे दिल्ली से 50 सवारियों को लेकर जालौन जा रही डबल डेकर बस के चालक को नींद की झपकी आ गई। बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे पत्थर लोड ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई। अभी एक मृतक की पहचान हुई है। 2 सवारियां घायल हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बिहार इलेक्शन 2025। बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हुआ चुनाव आयोग। मतदान के लिए 4.41 लाख ईवीएम तैयार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम के निरीक्षण में मतदान में इस्तेमाल होने वाली 4,41,540 ईवीएम प्रथम चरण के निरीक्षण में मतदान के लिए तैयार पाई गईं। ये कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया है। इनमें से 85% मशीनें अच्छी स्थिति में हैं। शेष मशीनों को मरम्मत के लिए भेजा गया है। आयोग के निर्देश पर 2 मई से 30 जून तक राज्य के हर जिले के भंडारगृह में रखी कुल 1,76,506 बैलेट यूनिट BU, 1,28,726 कंट्रोल यूनिट CU और 1,36,317 वीवीपैट मशीनों की जांच की गई। राज्य के 38 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की प्रथम चरण की जांच FLC 25 जून को पूरी हो चुकी है। ये जांच हर चुनाव से पहले की जाती है ताकि मशीनें सही तरीके से काम करें, मतदान में किसी तरह की परेशानी न हो। इस जांच पर जिले के अधिकारियों के साथ साथ EVM बनाने वाली कंपनी ECIL के इंजीनियर भी नजर रखे हुए थे। जांच के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और BLA बूथ लेवल एजेंट भी मौजूद थे ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। जांच के बाद सही पाई गई मशीनों की सूची सभी राजनीतिक दलों को भेज दी गई है। सारी जानकारी EMS 2.0 पोर्टल पर भी डाल दी गई है ताकि कोई भी मशीन की स्थिति जान सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राजनीतिक दलों के साथ कई बैठक की और जांच की प्रगति पर चर्चा की। भाजपा, राजद, कांग्रेस, बसपा, माकपा, जदयू जैसे बड़े दलों ने इस प्रक्रिया में अच्छा सहयोग दिया है। इसके अलावा कुछ छोटे दलों की भागीदारी कम रही। पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे कई जिलों में दलों की भागीदारी अच्छी रही। चुनाव अधिकारियों ने जांच की निगरानी की। सभी जिलों के कार्यों को लाइव वीडियो के जरिए भी जांचा गया। कई दलों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। EVM जांच के दौरान आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भागीदारी सीमित कर दी गई है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने किसी भी जिले में FLC कार्य में भाग नहीं लिया। जिलावार दलों की उपस्थिति की स्थिति। स्क्रूटनी के दौरान दलों की उपस्थिति बेगूसराय, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, अररिया, भागलपुर, शेखपुरा, समस्तीपुर, खगड़िया, मधुबनी, नवादा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास, मुंगेर, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, शिवहर और जमुई में काफी अच्छी रही। वहीं 7 जिलों बांका, दरभंगा, किशनगंज, गयाजी, गोपालगंज, नालंदा और सुपौल में कुछ पार्टियों की भागीदारी कम रही है। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बेटे ने पिता के खाते से हड़पे 2.53 करोड़ रुपये, मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज। जमीन अधिग्रहण कर सरकार द्वारा थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव के व्यक्ति के बैंक खाते में मुआवजे के तौर पर भेजे गए 2.53 करोड़ रुपयों को उसके पुत्र ने हड़प लिया है। रुपये मांगने पर आरोपित ने पिता के साथ मारपीट की। आरोपित व उसकी पत्नी ने पीड़ित को मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में दी तहरीर में गांव उपाड़ा के महेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी उम्र 82 वर्ष है। बुजुर्ग व बीमार होने के कारण वह बिना किसी सहारे के चलने फिरने में भी असमर्थ है। कुछ दिन पहले सरकार ने उसकी कुछ जमीन का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहित कृषि भूमि के बाबत 2.53 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार ने उसके बैंक के खाते में डाला था। पीड़ित के 3 पुत्र हैं। सबसे छोटा पुत्र अनिल कुमार उर्फ टीनी अपनी पत्नी प्रीति के साथ रहता है। कुछ दिन पहले छोटे पुत्र ने पीड़ित को झांसा दिया कि उसके 2 अन्य भाई उनके खिलाफ न्यायालय से स्टे ऑर्डर लाने की फिराक में है, जिसके बाद पीड़ित खाते को बैंक द्वारा सीज कर दिया जाएगा। पीड़ित से बैंक खाते से धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा। पुत्र ने भरोसा दिलाया कि पीड़िता के रुपये उसके खाते में सुरक्षित रहेंगे। पीड़ित को झांसे में लेकर पुत्र ने पीड़ित से खाली चेक पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लिए।
इसके बाद पुत्र ने 28 अप्रैल को पीड़ित के खाते से रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। मामले की जानकारी पर पीड़ित ने रुपये वापस करने के लिए कहा तो पुत्र ने उसके साथ मारपीट की धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मारपीट में पीड़ित घायल हो गया। 24 जून को पीड़ित ने रुपये मांगे तो अनिल व उसकी पत्नी प्रीति ने उसे मौत के घाट उतारने की धमकी दी। मामले की जानकारी पर पीड़ित ने रुपये वापस करने के लिए कहा तो पुत्र ने उसके साथ मारपीट की धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मारपीट में पीड़ित घायल हो गया। 24 जून को पीड़ित ने रुपये मांगे तो अनिल व उसकी पत्नी प्रीति ने उसे मौत के घाट उतारने की धमकी दी। पति पत्नी ने धक्के मारकर पीड़ित को अपने घर से बाहर निकाल दिया। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गुस्से में शख्स ने मेट्रो के कोच में पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग, मची अफरा-तफरी, 22 लोग घायल। इंसान के जीवन में तमाम तरह के दुख और परेशानियां आती हैं। इस दौरान कई बार लोग कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं जिससे दूसरों के लिए भी जान का खतरा बन जाता है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला साउथ कोरिया के सियोल से आया है। यहाँ एक 67 वर्षीय व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़े और तलाक को लेकर इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने चलती मेट्रो ट्रेन में आग लगा दी। इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। गुस्से में लगा दी आग। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक आरोपी का नाम वोन बताया जा रहा है, जो सियोल में एक मेट्रो में सफर कर रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ तलाक को लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रहा था और इसी गुस्से में उसने मेट्रो के एक डिब्बे के अंदर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगाने से पहले उसने अपने ही कपड़ों को जलाया और आग की लपटें चारों ओर फैल गई। आग लगने के बाद मेट्रो के अंदर अफरा तफरी मच गई। 129 लोगों का मौके पर हुआ इलाज। आरोपी द्वारा आग लगाने की घटना में 22 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 129 अन्य यात्रियों को मौके पर ही प्राथमिक इलाज दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि इस घटना में मेट्रो की एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिससे करीब 330 मिलियन वॉन, लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आग लगने की खौफनाक घटना का वीडियो मेट्रो में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इस वीडियो को अब तक 69 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। वीडियो देखने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली मर्डर, मॉर्निंग वॉक पर निकले पिता की बेटी के सामने हत्या, अंधाधुंध फायरिंग में बच्ची घायल। राजधानी में एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले के पिता की बेटी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों की फायरिंग में चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्ची के हाथ में गोली लगी। मृतक युवक दीपक अपने के पिता और बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी समय मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावर ने आधा दर्जन से अधिक फायर कर वारदात को अंजाम दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद दीपक TCS कंपनी में नौकरी की और अब पिछले 4-5 साल से शेयर ट्रेडिंग मार्केट से जुड़े थे। दीपक के मामा मंजीत महाल गैंगस्टर हैं और इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। हत्या का शक नंदू गिरोह पर जताया जा रहा है। पुलिस गैंगवार कौन से मामले की जांच की बात तो कह रही है, लेकिन इस हत्या में किस गिरोह का हाथ, इस पर अभी चुप है। पुलिस का कहना है कि मृतक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये सनसनीखेज घटना शुक्रवार सुबह लगभग 7:30 बजे बाहरी दिल्ली क्षेत्र के नागल ठाकरान गांव में हुई। पुलिस और स्वजन से मिली जानकारी के अनुसार दीपक 41 अपनी 10 वर्षीय बेटी अनन्या व पिता मास्टर देवेंद्र व्रत हर रोज अपने घर से भगवान परशुराम मंदिर की ओर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। शुक्रवार को पहले देवेंद्र व्रत और उनके कुछ समय बाद में दीपक व अनन्या सैर के लिए घर से निकले। मंदिर से कुछ पहले मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने अचानक दीपक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उस समय अनन्या अपने पिता के साथ थी और दीपक के पिता कुछ दूरी पर थे। दीपक को कई गोली लगी। अनन्या ने अपने पिता को हमलावरों से बचाने के प्रयास किया। इसी दौरान गोली अनन्या के हाथ हथेली के पास में लगी। बताया जाता है कि हमलावरों ने आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की। इसके बाद हमलावर भाग गए। दोनों हमलावर मुंह ढांपे हुए थे। इसी दौरान देवेंद्र भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि इस रोड पर सुबह शाम बड़ी संख्या में ग्रामीण सैर करते हैं। आज सुबह वारदात के समय इस रोड पर कई ग्रामीण सैर कर रहे थे। दीपक और अनन्या को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जा गया, जहां चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। अनन्या को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस और क्राइम सीन व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। बाद में बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने मौके का मुआयना किया। मृतक दीपक के स्वजन ने किसी से रंजिश की बात से इनकार किया है। चूंकि दीपक के मामा मंजीत महाल गैंगस्टर हैं और उनकी मंजीत महाल, नंदू गिरोह समेत कई अन्य गिरोह से दुश्मनी है,
लंदन में बैठे गैंगस्टर नंदू पिछले कुछ समय से मंजीत महाल गिरोह को कई झटके दे चुका है। अप्रैल महीने में पश्चिम बिहार में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई थी। बताया जाता है कि यह हत्या नंदू गैंग ने केवल इसलिए कराई क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर की मंजीत महान से नजदीकी थी। दीपक की हत्या के पीछे भी नंदू गैंग के हाथ होने का शक जताया जा रहा है।